हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का यूपीएससी वाला चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी मीडियम से मेंस एग्जाम के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न और वह उसका उत्तर। ये हमारे पीवाईक्यू प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी पीसीएस यूपीएससी परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो देखेंगे पीसीएस में जो मेंस एग्जाम होता है उसके लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर देखने वाले हैं यूपीएससी के लिए 3 प्रश्न देखेंगे इसमें। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं एवं समाधान पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उत्तर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका मैंने उत्तर यहाँ पे लिखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.46 अरब यानी कि 1.46 अरब है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि यह संख्या देश की विकसित होती सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टार्टअप दे दिया है। देन इसका जो मुख्य भाग जो इसमें पूछा गया है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि समस्या एवं उसका समाधान। ठीक है, 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो हमने जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टअप दे दिया, स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। और हम इसका जो मिडिल का पार्ट है जो कि मेन ज़रूरी है यहाँ पे बहुत ही, ये पूछा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्याएँ हैं वो पूछी गई हैं। समस्या देख लेते हैं। समस्या है, समाधान पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, 3 पॉइंट में यहाँ पे देख लिया है। जैसे कि पहला है संसाधनों पर दबाव। अधिक जनसंख्या होगा तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, यानी कि बढ़ती आबादी सीमित संसाधनों जैसे पानी, भूमि और ऊर्जा पर दबाव डालती है, जिससे जिससे जो है प्रति व्यक्ति संसाधन कम उपलब्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है आर्थिक बोझ। अधिक जनसंख्या से आर्थिक बोझ उत्पन्न होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। जिससे जो है बेरोजगारी और गरीबी में जो वृद्धि होती है उसका जो वो परसेंटेज होता है वो बढ़ता है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर असर क्या पड़ने वाला है। तो पड़ने वाला है बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त जो हो जाती हैं, और खासकर ग्रामीण इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 200 से 250 वर्ड में पूछा जाएगा, 250 में। तो हमने ये कोशिश की है कि उतना लगभग में हो जाए। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं समाधान की। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक पॉइंट और 1-2 ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हो गया परिवार नियोजन। समाधान का पहला पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है परिवार नियोजन। इसमें होता है गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता एवं सामाजिक जागरूकता से प्रजनन दर नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा का प्रसार में है, विशेषकर जो है महिला शिक्षा में वृद्धि से विवाह आयु बढ़ने और प्रजनन दर को में है कम करने में मदद मिलेगी। उसको शिक्षा का डेवलप करेंगे खास करके महिलाओं में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके हम जो है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, मतलब उसको अधिक से अधिक डेवलप करके ये काम हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नियामक एवं सामाजिक उपाय। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि बाल विवाह निषेध, सामाजिक जागरूकता और कुटुंब नियोजन नीतियाँ जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। ठीक है, लगभग हमारे पोर्शन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे दे देंगे 5-6 लाइनों में निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, जो हमारे सभी दोनों का जो है निचोड़ होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि अब केवल संख्या समस्या नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और संसाधन संतुलन का प्रश्न है। हालांकि प्रजनन दर घटकर के लगभग 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। मतलब उसमें बोला जा रहा है कि कुछ गिरावट आई है, 1.9 बच्चे जो है प्रति महिला के हिसाब से ये हो गया है। परंतु देश की आबादी अभी भी बढ़ रही है और नीति निर्माण में सुधार आवश्यक है। देखो आपको करना क्या है,
क्वेश्चन का पूरा डाटा दे देना है, देन लास्ट में अगर आप निष्कर्ष लिखते हो तो उसमें आपको भविष्य के लिए इसको मतलब आगे किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि आगे मतलब उसका रास्ता दिखा सकते हैं एक प्रकार से वे, उसमें ऐसा लग रहा हो आपके आंसर में कि हाँ इससे मतलब आगे उम्मीदें की जा सकती हैं, ठीक है। एकदम सकारात्मक वे में आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है, और लिखना चाहिए। जैसे मैंने आप लिख दिया कि नीति निर्माण में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब अभी हालांकि अच्छे से सुधार नहीं हुआ है, इसमें और अधिक करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न था। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा भारतीय समाज से। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। जैसे कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था रही है जिसने समाज की संरचना, संबंधों और अवसरों की जो है अवसरों को गहराई से प्रभावित किया है। यह व्यवस्था समय के साथ सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में विकसित हुई है। जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं जाति व्यवस्था, कार्य विभाजन, सामाजिक पहचान, ठीक है। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया है स्टेपल वाइज में। जैसे सकारात्मक भूमिका में हम देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक। इसमें पूछा गया है ना आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और जो निगेटिव इम्पैक्ट होगा दोनों यहाँ पे हमको लिखने हैं। जैसे मैं सकारात्मक भूमिका में लिखा है, जाति व्यवस्था ने प्रारंभिक काल में कार्य विभाजन के माध्यम से जो है सामाजिक स्थिरता प्रदान की। इससे प्रारंभिक देशों का संरक्षण हुआ तथा समुदायों में सहयोग की भावना विकसित हुई, ठीक है। सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें हो सकता है सामाजिक पहचान, सामुदायिक सहयोग, आरक्षण हो सकता है जिससे सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस का जो है मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं सकारात्मक। अब हम देखेंगे इसकी नकारात्मक भूमिका। समय के साथ जाति जन्म आधारित और कठोर हो गई जिससे सामाजिक असमानता, छुआछूत और भेदभाव बढ़ा। जाति आधारित राजनीति ने लोकतंत्र मूल्यों को जो है कमज़ोर करने का कार्य किया है। इसके अंतर्गत मैंने 3-4 पॉइंट दे दिए। जैसे जाति व्यवस्था के नीचे आता है भेदभाव हो जाएगा, फिर उसके भेदभाव से क्या होगा, सामाजिक असमानता फैलेगी, सामाजिक असमानता से क्या होगा, राष्ट्रीय एकता पर जो है बल देने का कार्य होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और 17 के माध्यम से जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई गई। शिक्षा, शहरीकरण और मीडिया के प्रभाव से जाति की कठोरता में कमी आई है। जैसे कि संविधान प्लस अगर शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट मिल सकते हैं, सामाजिक जागरूकता हो सकती है और जाति प्रथा में कमी आ सकती है। अगर हमारा संविधान से देश चल रहा है प्लस शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी से फॉलो कर रही हैं, अच्छे से वर्क हो रहा है, तो सामाजिक जागरूकता फैलेगी और जाति प्रथा में कमी आएगी। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अतः जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक जटिल वास्तविकता है। इसे सामाजिक न्याय के साधन के रूप में सीमित रखते हैं, सामाजिक विभाजन से बचाना आवश्यक है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने निष्कर्ष 4 लाइनों में ही छोटा सा दे दिया। अब हम अपने चलते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ ये है हमारा पॉलिटी से। इसके मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखो अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर कर रहे हो तो सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि उस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ें, समझें, इस प्रश्न कह क्या रहा है, देन उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। हमारा प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कि हमारे जो मूल अधिकार होते हैं और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व DPSP, इनके बीच फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच का जो संबंध होता है क्या होता है, वही संबंध इसमें यहाँ पे हमें दर्शाना है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से अपना आंसर लिखा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी है।
इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए संविधान में मूल निदेशक मतलब भाग 3 का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से संरक्षण प्रदान करते हैं तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 जो इसमें है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरी ओर अगर बात करते हैं तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 39 में सामाजिक आर्थिक न्याय और अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर सुधार का प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, प्रारंभ में दोनों के बीच टकराव की स्थिति देखी गई है, लेकिन अगर हम जो है आगे बात कर लेते हैं, कुछ केस यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमने पहला केस ले लिया है चंपाकम दोराकम केस। ठीक है, चंपाकम दोराकम जो केस है वो 1991 में है। 1991 में न्यायालय ने मूल अधिकारों को सर्वोच्च माना, किंतु समय के साथ न्यायिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरा केस उठा लेते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का है। में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। केशवानंद भारती केस क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों केसों से स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद वर्तमान में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका का अधिकार जैसे कई नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ है। निष्कर्षतः अतः मैंने यहाँ पे लिखा है कि अतः यह कहा जा सकता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के दो पहिए हैं, जिनके संतुलन से ही सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस एवं लोकतांत्रिक शासन संभव है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने निष्कर्ष भी अच्छे से लिख दिया, उसका मतलब रियलिटी भी समझा दी है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 ही क्वेश्चन करने के लिए लाया था। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हमको उसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, लगातार मैं कंटिन्यू इस चैनल पे ऐसे आंसर कराता रहूँगा मेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊँ, उसके मैं पीसीएस के भी 1-2 क्वेश्चन मैं ज़रूर शामिल कर लूँगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQ या ऐसा लग सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, उस प्रकार से क्वेश्चन लेके आऊँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे इसी एफर्ट के साथ मैं अगर फटाफट आप लोगों को कराता रहूँगा, बस आप लोग लाइक करते रहना। ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको जो भी चाहिए मैं वो टोटल चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरा मोटिवेशन मतलब बनाए रखिएगा, हौसला बनाए रखिएगा, लाइक करते रहिए। जितना अच्छा लाइक आएगा उतनी अच्छे से मैं आगे वर्क करूँगा आप लोगों के लिए एकदम फ्री में। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या मैं उस पर DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, अजीत UPSC वाला सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, PDF लिख दीजिएगा कि मैं इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। ठीक है।